पाकिस्तान के हक में एक और भी चीज़ बड़ी अच्छी आ रही है, जो जमहूरियत को लेकर है, जो मुल्क को लेकर है, बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और कौन सी जमात हमें बड़ी भारी नजर आएगी? पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं हारून साहब। पहले पंजाब की कर ले, सिंध की करनी चाहिए पहले बात, जहां वो मुराद अली शाह जो है आपे से बाहर हो रहे हैं, बल्कि जामे से ही बाहर हो गया आज तो। अच्छा, मुराद अली, मैं सिंध की बात कर लेती हूँ हारून साहब। सिंध में तो बल्दियाती इंतखाबात क्या होंगे, कानून को लेकर ही वहाँ पर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। अभी ये बताइएगा हारून साहब, मुराद अली शाह साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, वो कहते हैं हक ना दिया गया तो सिंध कुछ और सोचेगा, फिर कभी अपोजिशन को वो अक़लियत कह देते हैं और कभी जाहिली कह देते हैं वो। जब आदमी खौफ का शिकार भी हो और शिकस्त भी सामने दिखाई दे रही हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अपोजिशन ब्लंडर न करे और एक दूसरे से थोड़ा सा ताउन भी करे तो अगला इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी किसी तरह नहीं जीत सकती। 13-14 साल तो लोगों ने भुगत लिया, तकरीबन 14 साल होने वाले, भुगत लिया और तबाही ऐसी फैलाई है। कराची को तो यरगमाल बना लिया, हैदराबाद को भी यरगमाल बना लिया, और देही इलाकों में बजट जरूर बनाया, मुख्तस जरूर किया, मगर देही आबादी में भी, देही सिंध में भी काम तो कोई नहीं किया। गुर्बत है, अफलास है। सिंध के बजट का 90% कराची से आता है और खर्च कितना होता है? 5-10% उस पर। बल्दियात को इख्तियारात नहीं देना चाहते। अब इसमें सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं वक्त गुजरने के साथ। आपसे कहा था वो उनसे, नईमुर रहमान साहब से बात करें। जी उनसे बात हुई है हारून साहब। 19 दिसंबर को मुजाहरा करना चाहते हैं, ले रहे हैं हारून साहब, उनको ले रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। तो ये जो है ना, इंतहाई मुतस्सब आदमी है मुराद अली शाह, इनके बारे में मशहूर है। दूसरी बात ये है कि ये जो अपना सिलसिला है लूट मार का, सरकारी ख़जाने में नकब लगाने का, तो वो तो सब कुछ, ये तो पूरा एक वो हुकूमत, हम कहते हैं ना नून लीग को लोग माफिया कहते हैं ना, नून लीग उस तरह की माफिया नहीं है। नून लीग भी माफिया है एक तरह की। वैसे तो सारी सियासी पार्टियों का कम भी यही हाल है इस्तिस्ना के अलावा, लेकिन वहां वो तो बिल्कुल ही माफिया है ना। हर तकर्रर डिप्टी कमिश्नर का, टीपीओ का तकर्रर, हर एसएचओ का तकर्रर, हर भर्ती इस नुक्ता नजर से की जाती है कि इलेक्शन लड़ना है। और बल्दियाती इलेक्शन में भी आप देख लेंगे, अभी ये धांधली करने की कोशिश करेंगे। इख्तियारात ये बल्दिया देंगे नहीं बल्दियात को, बिल्कुल सवाल ही नहीं। और सफेद झूठ बोल रहे हैं कि 90% बातें गवर्नर की मान ली हैं। अभी गवर्नर का रिएक्शन नहीं आया, मेरे ख्याल में कुछ वक्त लगेगा। हारून साहब, हाफिज जमात इस्लामी के रहनुमा ये बल्दियाती इदारे बनाना ही नहीं चाहते। अच्छा चलिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये जो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नए बल्दियाती कानून की मंजूरी हुई है, आप लोगों की तरफ से ये बात क्यों आ रही है कि इसको सिंध पर कब्जे का कानून आप लोग कह रहे हैं? क्या ऐसी बात है इस कानून में? असल में इसमें और है क्या, आइन कहता है कि जो बल्दियाती हुकूमत है उसको हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है गवर्नमेंट का, और उसको उसमें पावर्स को जो है तमाम सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात को मुंतकिल करना चाहिए। ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन नहीं है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। वाज़े तौर पर कोर्ट के केसेस के फैसले मौजूद हैं, उसकी तशरीह मौजूद है। लेकिन ये सारे की सारी चीजें नीचे से उठा के ऊपर लेना चाहते हैं। ये ऊपर से कहते हैं कि हमें एनएफसी अवार्ड में पैसा दो, लेकिन पीएससी अवार्ड ही नहीं करते। ये जो है वो तमाम, इन्होंने मतलब तमाम अस्पताल, तमाम तालीम, तमाम सेहत के इदारे अपने कब्जे में कर लिए, और अब कुछ रह गए थे जो खालिसतन बल्दिया का इदारा था, अब्बासी शहीद अस्पताल 1970 से 51 साल से, वो भी कब्जे में ले लिया। जो नेमतुल्लाह खान ने KIHD दिल का अस्पताल बनाया था वो भी सिंध हुकूमत ने ले लिया। असल में सिंध हुकूमत के दो काम है, करप्शन करना और फिर भर्तियां करना लिसानी बुनियादों पर, तासुब की बुनियाद पर, सियासी बुनियादों पर, और इसके जरिए से वो अपना पूरा गेम खेलते हैं और अपना कब्जा बरकरार रखते हैं। असल में सिंध हुकूमत का मसला ये है कि उसका कराची से कोई लेना देना तो है नहीं। वो तो सिंध के सिंधियों पर और बलोचों पर बडेरा शाही निजाम के तहत कब्जा किया हुआ है उन्होंने पहले ही, और उनकी कोई मर्जी नहीं है। अददी अक्सरियत उनको इसलिए मिल गई है सिंध असम्बली में कि जो कराची की आबादी है उसको मरकजी हुकूमत ऑन ही नहीं करती। और अफसोस की बात यह है कि वो MQM जो इस बिल पर एतराज कर रही है, PTI और MQM ने मिलकर इस
इस मर्दमशुमारी को भी नोटिफाई किया है और जायज करार दिया है। अच्छा। कराची की आबादी तकरीबन आधी है, तो हमारी नुमाइंदगी नहीं है वहां पर, तो पूरी नहीं है, जिसके नतीजे में वडेरे जो है वो पूरे के पूरे शहरी आबादी के ऊपर काबिज। मसला सिंधी महाजिर का नहीं है, मसला कब्जा सिस्टम का है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, मुराद अली शाह साहब ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपना आखिरी नाटक खेला है कल, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम कुछ और करने पर मजबूर होंगे जी। तो भाई जब आप कुछ और करने पर मजबूर होंगे तो कराची वाले भी कुछ और करने पर मजबूर होंगे। आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, आप जो है वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंधी महाजिर तफरीक दोबारा पैदा करना चाहते हैं, और इससे दो ही पार्टियों को फायदा होता है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। अच्छा। तो ये वो प्रॉब्लम है। जब ये जो बिल है ना, ये 2013 का चरबा है। नहीं रहमान साहब, एक मिनट रुकिएगा। जी जी जी, रुकिएगा नहीं, रुकिएगा जरा। एमक्यूएम को कैसे फायदा होगा इसका? उन्हें तो फायदा होगा, वो तो बिल्कुल, वो जब तासुब की आग भड़काएंगे तो सिंधी बोर्ड जो है वो उसको मुश्तइल करके, यही उनकी टेक्निक हमेशा रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी टेक्निक यही थी। उनकी सिंधी अखबारात में छपी हुई तकरीरें देखें तो वो उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और सिंध में जागीरें उन्होंने नहीं ली थी, पंजाब में कुछ ज़मीनें ले ली थी, और उर्दू बोलने वालों की ज़मीनें ले ली थी, पंजाबियों की ले ली थी, पख्तूनों की ले ली थी, कुछ ज़मीनें सिंधियों की नहीं ली थी। और उसके बाद बेनज़ीर की भी तकरीरें जो हैं, वो जब सिंधी ज़ुबान में बात करती थी, टूटी फूटी सिंधी बोलती थी, उर्दू से भी कमतर थी उनकी सिंधी, तो उनका लहजा, और यही जरदारी साहब का तरीका। इनको तो फ़ायदा होगा बज़ाहिर, अगरचे अल्टीमेटली तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ये सिंधी पार्टी पहले ही बन चुकी है और ज़्यादा बन जाएगी, और ज़्यादा इसका ये करैक्टर वो जो है आश्कार हो जाएगा। एमक्यूएम को कैसे फायदा होगा इसका? लेकिन जब भी सिंधी मसला पैदा होगा ना, तो दूसरी तरफ फिर लोग महाजिरिज्म की तरफ जाते हैं ना। और अब हालांकि एमक्यूएम को भी गलत फहमी है कि वो महाजिरों की पार्टी है, इसलिए कि आप देख रहे हैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, आहिस्ता आहिस्ता महाजिरों को समझ में आ गया 30-35 साल का ये अमल कि हमें मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। देखें, एमक्यूएम के लिए प्रॉब्लम ये है कि 2013 में जब ये बल्दियाती एक्ट पास हुआ था और मुशर्रफ के ज़माने का जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया था, तो एमक्यूएम इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, और हर कुछ दिनों में रूठते थे, मनते थे कि भाई को ये क्यों कह दिया, भाई को वो क्यों कह दिया, इस पर होता रहता था। लेकिन कभी कराची के जेन्युइन इश्यूज पर उन्होंने हुकूमत को थ्रेट नहीं दिया था। 2013 के इस बल्दियाती एक्ट के बाद 1 साल एमक्यूएम हुकूमत में रही है। अगस्त 2013 में ये पास हुआ था, ज़बानी जमा खर्च की थी जैसे अभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद नवंबर 2014 तक एमक्यूएम सिंध हुकूमत का हिस्सा रही, और अलीहदगी भी उनकी इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं हुई थी। कभी कोई हड़ताल बल्दियाती बिल पे नहीं हुई, कभी कोई धरना, कभी कोई घेराव नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त तो वो शहरी हुकूमत का सिस्टम उन्होंने उसी वक्त झपट्टा मारा था उसमें, तो इन पे तो सबसे ज्यादा अटैक करना चाहिए था ना। ताकतवर तरीन एमक्यूएम थी उस वक्त, उनकी मर्जी से शहर खुलता था, उनकी मर्जी से शहर बंद होता था। उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए कि इसी तरह की तफरीक के नतीजे में ये लोग अपनी दुकान चमकाते हैं। अभी भी देखें, एमक्यूएम वाले हमारे पास आए भी, और इस वक्त ज़ाहिर है एमक्यूएम हमारा मौजूद भी नहीं है, सब तो पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया है। लेकिन एमक्यूएम के ऊपर लोगों का एतबार अब महाजिरों का इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने महाजिरों को बहुत डीच किया है और कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास तालीम थी वो भी छिन गई, तहजीब थी वो भी छिन गई, और आज पीपल्स पार्टी ताकतवर है ही इसलिए कि पीटीआई और एमक्यूएम कमजोर है, और कमजोर इसलिए कि वो कराची को ऑन नहीं करते। भाई गिनती तो पीटीआई और एमक्यूएम ने कम की है ना, हमारी नोटिफाई की है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मगर ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। अब अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया कि अवामी तहरीक चलाई जाएगी इस कानून के खिलाफ। आप भी उस अवामी तहरीक का हिस्सा होंगे या जमात इस्लामी अपने तौर पर कुछ और सोचेगी? ये तो अभी 10 दिन के बाद इन्होंने कहा है ना, पहला बिल पास हुआ फिर दूसरा, कि हम अवामी तहरीक चलाएंगे। हमने तो पहले ही दिन 11 धरने अनाउंस किए और किए शहर के अंदर। उसके बाद हमने 100 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज किया, और अब हम सिग्नेटरी कैंपेन चला रहे हैं, और 19 तारीख को यानी अगले इतवार को हमारा बहुत बड़ा कराची बचाओ मार्च होगा। असल में अच्छा तो लगता है कि सब मिलकर जिद्दोजहद करें, लेकिन मुझे बताएं कि वो पीटीआई और वो एमक्यूएम के जो गिनती आदि कर दे, जो कोटा सिस्टम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दे, जो जाली किस्म के इफ्तिताह करने लगे, जो ग्रीन लाइन 10% काम में इजाफा न करें और ट्रायल का इफ्तिताह करने प्राइम मिनिस्टर आ जाए, जो 80 बसें देकर 8-9 अरब रुपए 3 साल में कराची ने विफाक को दिए, उसके जवाब में हमें खैराती तौर पर 80 बसें दें और शोर ये मचाएं कि हमने कराची को फतह कर लिया। तो वो एमक्यूएम और पीटीआई जिस कंडक्ट के साथ कराची में काम कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ खड़े होंगे तो हमारा मैसेज कंफ्यूज हो जाएगा। जमात इस्लामी डेवलप किया है कराची को, जमात इस्लामी की सीरियस तहरीक लेकर चल रही है,
और मुझे यकीन है कि आवाम अब दोबारा पलटेंगे और जमात के साथ आएंगे। मैं सही। मैसेज कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता और लिटोरों के साथ दोबारा बहुत खड़ा भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद के वक्त का शुक्रिया।